हेलो दोस्तों, आज हम फिर अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में राजनीतिक क्वेश्चन, जिनमें हम जानेंगे संविधान का निर्माण किन तिथियों को और कब कौन सा एक्ट लागू हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्य परिषद को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन। और ये क्वेश्चन अभी अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन 29 जनवरी को भी आया था। तो देख लो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को अगर बार बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। आर, मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचय परिणाम थी। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने घोषणा की भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। यह भी सही है स्टेटमेंट, और इसका कारण मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन व प्रथम विश्व युद्ध का संचय परिणाम था। तो अभी सेकंड ग्रेड के 29 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन कब हुआ, तो उसमें ऑप्शन 1919 सही था। तो ये किसके तहत हुआ? 1917 के मॉन्टेग्यू की घोषणा की। तो इसमें दोनों क्वेश्चन सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए और आर कारण दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या शेष निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? यानी कि 1919 के तहत कौन कौन सा निर्वाचन हुआ केंद्रीय विधानसभा का? तो 1926 का, 1937 का, 1945 का। तो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 2 निर्वाचन हुआ, एक तो 1926 का और एक 1945 का। इसमें सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुर्सियों का, तो इसमें 1 और 3 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? यानी कि 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता है प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, हाई कमिश्नर की नियुक्ति, प्रांतों में स्वायत्तता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये मुख्य विशेषता है। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्ता शासन की स्थापना और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस
गंभीर थे। यानी कि मुख्य न्यायाधीश भारतीय संघीय न्यायालय का 1937 में गठित किया गया, उसका तो सर मॉरिस थे। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बना, उसका एमपे था। तो दोस्तों, इसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन होना चाहिए, क्योंकि प्रांतों में स्वायत्तता, ये क्वेश्चन भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इसमें प्रांतों में स्वायत्तता दी गई थी और द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। सही है दोस्तों, चौथा ही सही होगा इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषता है? तो पहला तो ये सही हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता, क्योंकि इसमें भी दे रखा है 1935 के तहत। दूसरा, संघीय न्यायालय की स्थापना। आपने भी पढ़ा कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गंभीर थे। और केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना। तो दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? यानी कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ? तो इसमें 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई, जबकि राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना 1909 के अधिनियम के तहत हुई और 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों में स्वायत्तता लागू की गई, जबकि राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1958, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश कालीन भारतीय में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत स्वायत्तता, तो अभी हमने पढ़ी थी। और द्वैत शासन, तो द्वैत शासन भी सही है। संघात्मक शासन भी सही है। और एकात्मक शासन, एकात्मक, तो इसमें चारों ऑप्शन ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा दिया गया। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। यानी कौन सा 1935 के अधिनियम की विशेषताओं में नहीं आता है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित कर दिए गए। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट विषय तो केंद्र के पास में थे। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिए और केंद्र में लागू कर दिए, ये तो ऑप्शन सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। और यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसमें राज्य में स्वायत्तता लागू की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों के दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन यानी ऑटोनॉमी मिल गई तथा आरक्षित एवं हस्ताक्षरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। यानी कि जो दो आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय में बांट रखा था, उनको भी समाप्त कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को आवंटित कर दी गई और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को आवंटित कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन की संरचना से संबंधित निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? यानी कौन सा वक्तव्य 1935 के अधिनियम के तहत सही है?
तो यह देश में एक संघीय ढांचे को प्रदान नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि करता है। यह संघीय विधानमंडल के लिए मंत्रियों की सामूहिक या व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक संदर्भ था। अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों के संपन्न में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल का मंत्रिपरिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं होना। तो दोस्तों इसमें यही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर उनके कार्यों को संपादन में सहायता एवं परामर्श हेतु गवर्नर जनरल मंत्रिपरिषद की 10 से अधिक संख्या नहीं होना। तो उसमें 10 से अधिक संख्या थी 12 थी दोस्तों। और उच्च सदन को स्थायी सदन के रूप में नहीं जाना गया जो कि आवधिक विघटन के अधीन था। उन्नीस सौ 1935 में भारत सरकार अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया। तो इसमें किसको नहीं दिया गया? मुस्लिम को 1909 के तहत दिया गया, जबकि सिख और एंग्लो इंडियन को 1919 के तहत दिया गया। तो इसमें तीसरा ऑप्शन फारसी हो जाएगा। इनको 1935 भारत सरकार अधिनियम के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व में स्थान नहीं दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार हुआ और अनुसूचित जातियां मुसलमान, सिख, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय मुसलमान आदि को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिला। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो संघ एवं प्रांतीय स्वायत्तता, तो यानी दोनों की स्वायत्तता नहीं मिली है। तो इसमें संघ और प्रांतीय स्वायत्तता तो ये सही है। केंद्र में द्वैत शासन ये भी सही है। समवर्ती सूची का सर्जन ये भी सही है। प्रांतों में द्वैत शासन तो इनको समाप्त कर दिया गया था, जबकि केंद्र में लागू कर दिया गया था। ये तो 1919 के तहत लागू था। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या। प्रांतों में द्वैत शासन भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है। किस व्यक्ति ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा कि वह एक यंत्र मशीन था जिसके अवरोध ब्रेक्स शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये वह अधिनियम या वह एक्ट है जो एक यंत्र यानी मशीन तो था लेकिन जिसके अवरोध ब्रेक शक्तिशाली थे किंतु उसके इंजन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दासता का नया चार्टर एक्ट तथा अनेक ब्रेकों वाली, क्योंकि बार बार रुकावट आ रही थी ना उसके अंदर बनाने के अंदर, और परंतु इंजन रही थी यानी कि उनको चलाने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, मशीन की संज्ञा दी गई। मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा गया। राजगोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन प्रणाली से भी बुरा कहा। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया। किसने 1935 के अधिनियम की आलोचना करते हुए उसे एक दासता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी? तो दासता घोषणा पत्र की संज्ञा 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दी। सिंध को बम्बई प्रांत में पृथक्करण किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत सिंध को बम्बई प्रांत में पृथक्करण किया गया। 1935 अधिनियम के तहत दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। मुस्लिम लीग की मांग पर सिंध को बम्बई से अलग किया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। तो ये 1935 का अधिनियम ये सही है, यानी कि केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया। और ये अधिनियम की अनुसूची 7 में आती है, यानी कि अभी भी उसमें आती है, लेकिन अभी तीन सूचियां थी जो केंद्र और राज्यों में विभाजित की गई थी। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, ये गलत है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई, ये तो सही है। तो यानी कि 36 विषय की जगह कितने विषय थे? तो व्याख्या 1935 के अधिनियम में विषय को 3 श्रेणी में बांटा गया। संघ सूची 59 विषय, राज्य और प्रांतीय सूची 54 विषय, जबकि संवर्धित सूची में 36, यानी कि इस जगह संवर्धित सूची में 36 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संवर्धित सूची में कितने विषय थे? तो 1935 के अधिनियम के तहत संवर्धित सूची में 36 विषय थे, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें राज्यों यानी कि प्रांतों एवं देशी रियासतों इकाइयों के रूप में सम्मिलित है। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची एवं प्रांतीय सूची में किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें एक तो दूसरा ऑप्शन है, अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासत इकाई के रूप में सम्मिलित थे, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन चौथा, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2 और 4 दोनों सही है। ब्रिटिश संसद के पूरे इतिहास 1935 का अधिनियम सबसे लंबा और चौड़ा प्रलेख था। 14 भाग थे, जबकि यहाँ पर कितने और 321 अधिनियम धाराएं थी, जबकि यहाँ 110 है। अनुसूची 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ थी, जबकि यहाँ 12वीं अनुसूचियाँ थी, जबकि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ थी और 10 पूरी अनुसूचियाँ थी, जबकि यहाँ पर 12 सूचियाँ कर दिया। तो इसमें पहला और तीसरा गलत है। उन्नीस 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो गवर्नर जनरल स्वयं करता था। 1935 के अधिनियम के तहत कार्यकारिणी के सदस्यों की केंद्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी और अवशिष्ट शक्तियां भी गवर्नर जनरल के अंदर थी। गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया, यानी कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु यानी कि अपने आप को एक गणतंत्र के रूप में संस्था का दर्जा किससे प्राप्त किया? तो कैबिनेट मिशन योजना से, ब्रिटिश महारानी की घोषणा से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 से संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 3 जून 1947 जो घोषणा आई थी, उसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण के बारे में कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई, यानी क्रिप्स मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, वेवेल योजना के तहत और नेहरू रिपोर्ट के तहत। तो कैबिनेट मिशन
के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण व अंतिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा प्रशस्त हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। यानी कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को कौन नामित किया गया, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया। क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा उन सदस्यों को नामित किया गया या विभिन्न राज्यों या प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुसलमान लीग द्वारा चुना गया या गवर्नर जनरल द्वारा खुद उसे नामित किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, जिस पर वहाँ पर उनको 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक सदस्य को नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व प्लस 4 चीफ कमिश्नर जैसे ABCD के तहत नियुक्त किया गया और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व यानी कि राज्य राजवाड़ा के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया। कुल मिलाकर 389 हो गई। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः मुस्लिम, सिख व साधारण जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, न कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। यह सभा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से या फिर वायसराय के मनोनयन द्वारा, या 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर प्रांतों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से। तो ये क्वेश्चन को आखिर में गलत माना गया, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही मानते, तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि 1935 की अधिनियम के तहत चुना गया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये तो सही है। और ये वैश्विक मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये भी सही है। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये तो गलत है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, यानी कि उस टाइम पर भी बहुदलीय संरचना थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 4। किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया।
लॉर्ड वेवेल ने 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण के फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल का गठन किया और उनमें जो अलग अलग विभाग दिया गया वो निम्न प्रकार है। पहला, जवाहरलाल नेहरू के पास कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में और विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम चुना गया। वल्लभ भाई को गृह और सूचना तथा प्रसारण, बलदेव सिंह को रक्षा, जॉन मथाई को उद्योग व आपूर्ति, सी राजगोपालचारी को शिक्षा और C.H. भाभा को कार्य, खान बंदरगाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि और आसफ अली को रेलवे, जबकि जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया और लियाकत अली को वित्त मंत्री और अब्दुल रबर नस्तर को संचार और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और गजानंतर अली खां को स्वास्थ्य और आई चंडीगढ़ को वाणिज्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बलदेव सिंह और वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालचारी और लियाकत अली और गजानंतर अली के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, सी राजगोपालचारी, बलदेव सिंह और गजानंदर अली खान। तो इसमें कौन नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। इसमें लियाकत अली थे जो वित्त मंत्री थे, जबकि सी राजगोपालचारी भी शिक्षा मंत्री थे और बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे और गजानंदर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, इसने बहिष्कार कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा के सदस्य थे? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा, दूसरा सर छोटू राम, तीसरा श्री रणबीर सिंह हुड्डा और चौथा श्री शेर सिंह। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रणबीर सिंह हुड्डा सदस्य नहीं था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 284 आप सभी को याद होगा। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन 284 सदस्यों वाली संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वार्षिक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? तो इसमें 284 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो पहला हो जाएगा बंगाल, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तीसरा पंजाब, चौथा बिहार। तो 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बंगाल में बनाई। 1946 के अनुसार चुनाव में बंगाल की 119 मुस्लिम सीटें में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीतकर अपनी सरकार बनाई। तो ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ को यहीं तक रखेंगे, फिर कल हम अगली सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और पिछले प्रीवियस आई हुई एग्जामों को देखते रहिए और आगे भी अपनी किसी गाइड के माध्यम से तैयारी करते रहिए। और अगर आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आप निश्चित ही हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, कोई सा भी कंपटीशन हो, आप ज़रूर जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, और हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ठीक है।